हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज जो हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ये स्पेशली CITS स्टूडेंट्स के लिए है। और उन CITS स्टूडेंट्स के लिए ये जो सीरीज़ है ये है ट्रेनिंग मैथडोलॉजी सब्जेक्ट की। बेसिकली CITS और CTS इन दोनों में यही डिफरेंस होता है इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। इवन दो CITS एक एडवांस्ड कोर्स है, इसीलिए इसमें जो अनुदेशक तैयार होते हैं उनको किस तरीके से अपनी टीचिंग स्किल्स को एनहांस करना है, क्या क्या बेसिक्स होते हैं टीचिंग स्किल्स के, ये सारे कुछ सीखने के लिए इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, जिसे बोला है ट्रेनिंग मैथडोलॉजी। तो बेसिकली जब भी हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे या हम जब भी टीचिंग के वे में बात करते हैं तो एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचर को अपने स्टूडेंट्स की मनोदशा, मन की व्यथा और स्टूडेंट को भी टीचर का माइंडसेट पता होना चाहिए। मतलब ये पूरा जो होता है टीचिंग, एक तरीके से साइंटिफिक वे में देखा जाए, टीचिंग का साइंस है तो पूरा व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन है। ह्यूमन बिहेवियर जिस टीचर ने स्टूडेंट का जितनी अच्छी तरीके से कर लिया, बोलते हैं ना माइंड पढ़ लिया है उसने, उस टीचर ने स्टूडेंट का माइंड पढ़ लिया, इसीलिए सारी बातें उनको समझ में आ रही हैं। इसीलिए आज के इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं आपका, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका CITS TM में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो आइए इस सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग आपकी सेकेंड यूनिट है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या होती है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है और मोटिवेशन है। बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर यूनिट को 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर जाने से पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। तो देखते हैं। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित करा गया है। मनोविज्ञान शब्द एक ग्रीक शब्द साइके से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस जिसका अर्थ होता है विज्ञान। मतलब आत्मा का विज्ञान या सोल का विज्ञान, इसे बोला जाता है साइकोलॉजी। लेकिन ब्रॉडर सेंस में बात करें या साइंटिफिक वे में बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर का जो अध्ययन होगा वो साइकोलॉजी कहलाता है। तो अब अगर आपको भविष्य में क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साइके का मीनिंग क्या है या लोगोस का मीनिंग क्या है, तो आपको पता है साइके का मीनिंग होगा सोल और लॉजी का मतलब स्टडी। लॉजी जहाँ भी आएगा उसका मतलब स्टडी होता है। अगली टर्म है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान जिसे कहा जाता है, ये एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान कैसे और क्यों बदलता है। और स्पेशली ये अध्ययन मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तनों के बारे में बताता है। मूल रूप से ये शिशुओं और बच्चों से संबंध रखता है, लेकिन इस क्षेत्र में किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, विकास, उम्र बढ़ने और पूरे जीवन काल को भी लिया जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है जब आप एक बच्चे होते हैं, जब आप एक वयस्क होते हैं, जब आप प्रौढ़ अवस्था में चले जाते हैं, इन सब का अध्ययन आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर। जब भी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करेंगे तो कुछ टर्म्स निकल कर आती हैं जो कि बार बार इस सब्जेक्ट के अंदर होती हैं। आपको बहुत डीपर सेंस में सब्जेक्ट को कवर नहीं करना है, स्पेशली डेवलपमेंट साइकोलॉजी को, बट उन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये टर्म्स हैं इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है विरासत या वंशानुक्रम, मेमोरी या स्मृति, और तीसरा है फॉरगेटिंग। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुक्रम या विरासत। विरासत क्या होता है? जो जन्म के समय आपको अधिकार या जन्म के द्वारा मिले गए आपके अधिकार, संपत्तियां, देनदारियां, ये जो भी होती हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिली होती हैं, वो कहलाती है विरासत। इन प्राप्तियों में केवल नकदी संपत्ति ही नहीं होती है, बल्कि योग्यता, बुद्धिमत्ता और सामाजिक पृष्ठभूमि भी शामिल होती है। अब ये कैसे हो सकता है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, एक एथलीट है,
जब उसका बेबी होगा तो डेफिनेटली जो उसका बोन स्ट्रक्चर, जो उसकी बॉडी की बनावट कसावट है, वो उसी तरीके से होगी जो उसके पेरेंट की होगी। ठीक है। इसी तरीके से कोई अगर बहुत ही माइंडेड व्यक्ति है तो ये माना जाता है कि उसका जो बेटा होगा उसमें जो जीन्स होंगे ट्रांसफ़र वो इसी तरीके से होंगे। तो केवल प्रॉपर्टी ही नहीं होगी ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें योग्यता, बुद्धिमत्ता, सामाजिक पृष्ठभूमि भी ट्रांसफ़र होती हैं। क्योंकि बच्चा माता और पिता दोनों का उपज होता है। माता पिता दोनों के ही गुण होते हैं और माता पिता में पूर्वजों के गुण होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि उसमें बच्चे में उसके पूर्वजों के भी गुण हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि पूर्वजों से विरासत में हमें संपत्तियां भी मिल सकती हैं और गुण भी मिल सकते हैं, बुद्धिमत्ता भी मिल सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बुद्धिमत्ता मिल गई तो आपने सारा कुछ कर लिया, आप बेस्ट बन गए। आपको उसको स्किल को डेवलप करते रहना पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को ये चीज़ें नहीं मिली हैं तो वो आपसे बेटर नहीं हो सकता। वो डेफिनेटली हो सकता है अगर वो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करे, अगर वो अपनी स्किल पे काम करे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। तो इसी को कहा जाता है विरासत या वंशानुक्रम। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ये टर्म। दूसरा है मेमोरी, जिसे कहा जाता है स्मृति। स्मृति को जहाँ तक संभव होता है इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि मन की वह शक्ति जिसके द्वारा हम पिछली सीखी बातों का स्मरण करते हैं और अपने अंदर धारण कर लेते हैं, और इसके साथ साथ ही हम नई चीज़ों को भी धारण करते जाते हैं। कहने का मतलब ये है नई चीज़ों को धारण करना या नई चीज़ों को अपने दिमाग में रखना और पुरानी चीज़ों को भी बनाए रखना। ठीक है। अगर हम बात करें मेमोरी की तो मेमोरी के अंदर 4 स्टेप्स या 4 टर्म्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। स्पेशली अगर हम टर्म्स के बारे में टर्म्स के फॉर्म में बोलें तो ये ज़्यादा सही होगा। या स्मृति के 4 अंगों की बात करें, सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निबंधन। निबंधन का अर्थ होता है कि दिमाग में संग्रह कर लेना। मतलब सीधी से शब्दों में कहें तो ये कि स्टोरेज की बताती है कि स्टोरेज है किस तरीके से। वैसे ही होगा जैसे आप किसी कंपनी या किसी फर्म में जाते हैं, वहाँ बाहर एक व्यक्ति बैठा होता है, वो आपसे बोलता है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मतलब आप अपनी सारी एंट्री रिकॉर्ड में कर दीजिए। अब आप क्यों जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो आपसे बाद में उसकी एंट्री करा लेगा। बट अंदर जाकर आपने क्या करा, क्यों करा, उससे कोई मतलब नहीं है। किससे मिलना है बस आपने उसे बता दिया, तो आपका एक रिकॉर्ड रख लिया, वो रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह से कोई भी जानकारी है उसको दिमाग में संग्रह कर लेना रजिस्ट्रेशन या निबंधन कहलाता है। यह तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों की गतिविधि होती है। किसी भी घटना को याद करने के लिए उसका अनुभव या उत्तेजना होना जरूरी है। यह अनुभव कैसे आएगा, यह अनुभव देखकर, सुनकर, चखकर या महसूस कर कर होता है। मतलब ये आपके संवेदी अंग होते हैं जो कि उस संवेदना को उस अनुभव में ला देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इससे जो संवेदी अंगों की प्रतिक्रिया हो रही है उससे उत्तेजना होती है। ये उत्तेजना हमारे दिमाग में जाती है तंत्रिका तंत्र से, और वहाँ पर उसे स्टोर कर लिया जाता है या उसे रख लिया जाता है। दूसरी टर्म आती है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है बनाए रखना। अब वो मस्तिष्क तक पहुँच गई है, उसे बना के रखना है कि नहीं रखना है, ये आता है रिटेंशन की। तो ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है। मस्तिष्क में जानकारी का संचय करना अवधारण कहलाता है। रिटेंशन को हिंदी में अवधारण कहा जाता है। तो हमारे दिमाग की गतिविधि होती है और मस्तिष्क में जानकारी का संचय करना अवधारणा कहलाता है। यह एक जन्मजात गुण होता है। अवधारणा की अवधि मतलब आप याद रख पा रहे हैं या किसी चीज़ को बना रख पा रहे हैं, वो कई तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे कि घटना की अभिनवता, मतलब वो कितनी रिसेंट हुई है, घटना की आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, घटना की रोचकता, इंटरेस्ट क्या है उसमें आपका, और घटनाओं का आपस में संबंध, मतलब एसोसिएशन होना चाहिए एक से दूसरी घटना में, तो याद रखना या उसे दिमाग में बनाए रखना आसान हो जाता है। तीसरी टर्म आती है जो इसमें मेमोरी में, वो है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है पुनः स्मरण या पुनः कह देना। संग्रहित घटना को अब ज़रूरत के समय पर आपके चेतना स्तर पर लाना, ये भी तो आवश्यक है। यानी जानकारी को पुनः याद करना ही रिकॉल कहलाता है। और आखिरी टर्म होती है रिकॉग्नाइजेशन। मतलब पुनः स्मरण में बहुत सारी जानकारी आपके स्मृति पटल पर एक साथ आती है। अब आपको उसमें से सही जानकारी पहचानना होती है कि मेरे लिए इस पर्टिकुलर टाइम पर किस फैक्ट की या किस घटना की ज़रूरत है, उसको याद करना ही कहलाता है रिकॉग्नाइजेशन।
ये एक कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पे कि रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन में थोड़ा सा आपको मिक्सिंग हो रहा होगा। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। रिकॉल मतलब होता है कि ज़रूरत के समय पर जानकारी को चेतना स्तर पर लाना, लेकिन किस जानकारी को लाना? आ गई जानकारी कई सारी, अब मुझे उसमें से किसकी ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप अभी हैं कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन कभी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि आप एक दिन पहले आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े और पर्टिकुलर मैं आपसे दूसरे दिन किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पूछूं तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स भूल जाएं तुरंत, या आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का आंसर दे दें। ऐसा जनरली नहीं होता है। तो यही कहलाता है रिकॉग्नाइजेशन। और जिनके साथ ऐसा नहीं हो पाता है वो थोड़े से, हम बोलते हैं कि थोड़ा सा वीक है या ध्यान नहीं दे के पढ़ता है। तो ये सारा कुछ मेमोरी का खेल है। तो मेमोरी के 4 फैक्टर अभी हम लोगों ने देखे, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। तीसरी टर्म आती है जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिसका महत्व है, वो है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का अर्थ होता है भूलना। भूलना उसी तरह की घटना है जैसे कि याद रखना। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो भूलना याद करने का विपरीत होता है। इसे स्कैनिंग करके मस्तिष्क से अतीत के अनुभवों को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। भूलना याद करने की तरह ही आवश्यक होता है। हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं, यदि मस्तिष्क सभी घटनाओं को संचित कर लेगा तो रिकॉलिंग या पुनः स्मरण बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भूलना भी एक आवश्यक घटना है, या भूलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे माइंड में अगर हम अनावश्यक घटनाओं को, अनावश्यक डेटा को स्टोर कर कर रखते जाएंगे तो एक टाइम पर जो 2 टर्म्स पढ़ी थी हमने पुरानी, रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल करना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे माइंड की ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है कि जिन घटनाओं की हमें ज़रूरत नहीं है, उसे लगता है कि आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपने आप आपकी स्मृति से हट जाती हैं। इसे ही कहा जाता है भूलना। भूलने के कई कारण हो सकते हैं। अगर हम शिक्षण के विषय में बात करें या अधिगम के विषय में, जो आपका टीचिंग लर्निंग के संबंध में बात करें, तो पहला इसमें पॉइंट होता है शिक्षण सामग्री की मात्रा। मतलब शिक्षण सामग्री की मात्रा बहुत अधिक हो गई। जैसे कि आज हम लोगों ने इस टॉपिक की बात करी, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, आपको इसके 4 पार्ट बताए। अगर ये मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा तो मे भी हो सकता है कि ये आपके लिए ज़्यादा हो जाए। तो वही डिपेंड करता है कि कम सीखिए लेकिन सटीक सीखिए। तो भूलने का एक कारण हो सकता है कि शिक्षण सामग्री की अत्यधिक मात्रा। नंबर दूसरा, कोई मस्तिष्क दुर्घटना या चोट हुई। नंबर 3, अधिगम की अनुचित विधि, किसी गलत विधि से आपको सिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है तो वो भी भूलने का एक कारण हो सकता है। चौथा होता है शंका, माने डाउट। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब अधिगम की अनुचित विधि से, अगर विधि अनुचित होगी तो आपको डाउट्स होंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। इसके अलावा वृद्धावस्था एक पॉइंट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की मेमोरी थोड़ी वीक होती जाती है। अनुचित घटनाएं, शारीरिक अस्वस्थता और विषय का रुचिहीन होना, मतलब विषय आपके इंटरेस्ट का नहीं है। जो विषय आपके इंटरेस्ट का होता है आप उसे जल्दी याद कर लेते हैं, ज़्यादा समय तक दिमाग में रख पाते हैं, लेकिन जो आपके मतलब का नहीं होता है आप उसे भूल जाते हैं। अगर एक घटना होती है मान लीजिए आज, तो हम उसे कितने समय बाद कितना प्रतिशत भूल जाते हैं, इससे भी एक साइंटिफिक स्टडी करी गई है और इसका एक चार्ट बनाया गया है। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग जो भी हम पढ़ते, सुनते, सीखते हैं, एक दिन बाद तकरीबन उसका 66% हम भूल जाते हैं। कितना? 66%। एक दिन बाद हम उसका 66% भूल जाते हैं और 30 दिन में तकरीबन हम 79% जो भी हमने पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। ठीक है, एक दिन बाद हम 66% और 30 डेज़ के बाद लगभग 79% उसका जो भी हमने पढ़ा, सीखा, देखा है उसे भूल जाते हैं। तो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड 3 टर्म्स थे जिनका इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। ये आपको मैंने बताया। इनको आप किसी बुक में देखिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा, तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर होता जाएगा। वीडियोस को इसी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प करें। इस टॉपिक में बस एक पॉइंट और बचा हुआ है और उसको भी चलिए कवर कर लेते हैं। वो है आपका लॉज ऑफ मेमोरी, स्मृति के नियम। एक्चुअली जो भी हम लोगों ने अभी पिछला पढ़ा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, मेमोरी के बारे में, फॉरगेटिंग के बारे में, उसमें कई छोटे छोटे से पॉइंट्स आए थे। वो सारे कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मैं सबको क्लब कर रहा हूँ,
तो इसी तरीके से मेमोरी के नियम बनाए गए थे कि स्मृति क्या होती है और किन नियमों पर आधारित होती है। तो ये स्मृति के नियम कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे कहा जाता है निरंतरता का नियम। इसमें कहा गया है कि जब हम एक साथ दो चीज़ें सीखते हैं और यदि एक घटना दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो या दो जगह पर एक ही घटनाएं हुई हों, तो एक की याद हमें दूसरे की याद ले आती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए आपने एक नया फ़ोन ख़रीदा। आपने एक नया फ़ोन ख़रीदा और उस दिन आप क्या हुआ, मैच देखने गए ग्राउंड पे। किसी भी ग्राउंड में ले लेते हैं, इंदौर के होलकर ग्राउंड में मैच चल रहा है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था, या आजकल के टाइम में बात कर लेते हैं विराट कोहली के आप फ़ैन हैं और वो बैटिंग कर रहा था, है ना। अब क्या हुआ, उन्होंने एक शॉट मारा, बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आप बॉल को पकड़ने के चक्कर में आपके ऊपर के पॉकेट में मोबाइल रखा था, गिर गया, टूट गया। तो ये आपको याद रहेगा कि भाई जब मैं मैच देखने गया था तब वहाँ पर एक बॉल आ रही थी मेरी तरफ और उसके कारण मेरा मोबाइल गिर गया। जब भी वो आप टूटा मोबाइल देखेंगे या उसकी याद आएगी, डेफिनेटली आपको वो घटना याद आ जाएगी कि उस टाइम कितना स्कोर हो रहा था, विराट कोहली सेंचुरी बनाने वाला था कि नहीं था, उसका आसपास का पूरा सिनेरियो, पूरी घटना याद आ जाएगी। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। दूसरा होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब समरूपता का नियम। ये कहता है कि यदि दो घटनाएं या दो वस्तुएं गुणों में, उपयोग में एक समान होती हैं तो एक वस्तु की याद हमें दूसरे की याद दिला देती है। जैसे पेन और पेंसिल, पैंट और शर्ट। पेन और पेंसिल की बात करें, बिल्कुल रूप, गुण और कार्य में एक जैसी है। यदि एक की याद आएगी तो हमें डेफिनेटली दूसरे की याद आ जाएगी। तीसरा नियम होता है लॉ ऑफ कंट्रास्ट। ये विपरीतता का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो वस्तुएं या दो घटनाएं जो गुणों में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वे भी एक साथ याद आती हैं। एक की याद स्वतः ही दूसरे की याद दिला देगी। जैसे काला और सफ़ेद, युद्ध और शांति। कब शांति के नियम बने, कब युद्ध हुआ, अगर ये एक दूसरे के साथ साथ हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वो घटनाएं याद हो जाती हैं या याद करना आसानी होता है। अगला है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दिलचस्पी की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के पसंद या रुचि की घटना उसकी स्मृति में लंबे समय तक रहती है। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसे आप ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पसंद का गीत है, आपके पसंद की फिल्म की स्टोरी है, वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। अगर ये सब्जेक्ट बोरिंग हो गया, ये टॉपिक बोरिंग हो गया, या वीडियो आपको ज़्यादा बोरिंग लगेगा तो आप इसे भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। कितना भूल जाएंगे एक दिन में? 66%। ये हमको डेटा याद रखना है, एक दिन में 66% हम तकरीबन भूल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। ये है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति का नियम। वो एक दुआ है ना, कहत करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। मतलब अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वो हमारी स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। कहा भी गया है ये, तो यही लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है कि कोई घटना या कोई इवेंट हमारे सामने बार बार होती है तो वो हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं बचपन में, उनको जब सिखाया पढ़ाया जाता है तो उनके ऊपर ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाया जाता है कि उन्हें कोई चीज़ को याद कराने के लिए बार बार उस चीज़ को दोहराया जाता है, जिससे वो चीज़ उन्हें याद हो जाती है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का नियम। अगला है लॉ ऑफ प्राइमरी, जिसे कहा जाता है प्राथमिकता का नियम। इसके अनुसार मस्तिष्क पर प्रथम प्रभाव का असर ज़्यादा समय तक रहता है। मतलब कोई ऐसा इवेंट या ऐसी घटना हो रही है जो आपकी लाइफ में पहली बार हो रही है, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर बहुत अधिक समय तक रहता है। जैसे कोई ट्रेन की आपकी यात्रा, या कोई हवाई यात्रा, या आप कभी शिप में ट्रैवल आपने करा हो, या आप कोई फाइट देखने का हो लाइव, इस तरीके का कोई इवेंट ऐसा हो जो कि नॉर्मल नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में पहली बार हो रहा है, तो वो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा समय के लिए अंकित हो जाएगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्राइमरी, प्राथमिकता का नियम। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सुपीरियरिटी। लॉ ऑफ सुपीरियरिटी को कहा जाता है प्रबलता का नियम। इसका अर्थ यह है कि प्रभाव घटना का जितना गहरा होगा वो उतनी ही ज़्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क पर अंकित रहती है। मान लीजिए कोई घटना ऐसी हुई है जो इसने आपके मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है, वो आपकी स्मृति में ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। मान लीजिए नौकरी का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
आपकी पहली नौकरी मिली होगी, उसने आपके माइंड पर बहुत ही गहरा इफेक्ट डाला होगा, आपकी लाइफ बदल गई होगी, आपकी सोच बदल देती है, आपकी पर्सनैलिटी बदल देती है। तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं ये बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं आपके मस्तिष्क पर, या ये घटनाएं आपके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जिन्हें लॉ ऑफ सुपीरियरिटी कहा जाता है। और आखिरी होता है लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब नवीनता का नियम। इस नियम के अनुसार जो घटना हाल में या जो अनुभव हाल ही में हुआ है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, और जो अनुभव पुराने हुए हैं या जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिनका आपने बार बार यूज़ नहीं करा है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं आई, प्रभाव भी ज़्यादा नहीं है, उन्हें आप भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिसेंसी, नवीनता का नियम। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज आपने मॉर्निंग में क्या लंच लिया, आप बता देंगे, लेकिन वही मैं पूछूं 3 दिन पहले मॉर्निंग में लिया, तो शायद आप ना बता पाएँ, क्योंकि ना ही फ्रीक्वेंसी थी, ना ही कहीं प्राथमिकता का नियम लग रहा था, ना ही कहीं प्रभाव का नियम लग रहा था। तो इस तरीके से ये 8 लॉज ऑफ मेमोरी कहलाते हैं, जिनके बेसिस पर ये बताया जाता है कि मेमोरी किस तरीके से काम करती है, चीज़ों को याद कैसे रखा जा सकता है। एक तरीके से इन्हीं के बेसिस पर आगे थ्योरीज बनाकर कई तरह कर आपने ऐसे देखे होंगे कि चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, बनाया कैसे जाए, मिमोनिक्स कार्ड्स आए, जैसे एक दूसरे से घटना को एसोसिएट करके कई चीज़ों को याद रखा जाता है। तो ये सब कुछ लॉ ऑफ मेमोरी से निकला है। तो आज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम यहीं तक करेंगे, और ये आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको लगता है कि आपके लिए ये अच्छा है तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपने वीडियो देखा है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी मैं इस चैप्टर की सारी यूनिट्स कवर कर दूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट सेशन रखेंगे। कोशिश करेंगे उसको एक यूनिक वे में रखूं मैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें, और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है, तो आज हम इतना ही ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।